मेरा नाम पूरब है और अक्सर आपने अपनी गाड़ियों में या फिर अपने ईयरफोन में या अपने घर में अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं मुझे देखा हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में मैं देता हूं। एक वो इंसान जो बोलने से बड़ा कतराता हुआ ना, जो बड़ा इंट्रोवर्ट बहुत ही ज्यादा, और उसका रेडियो में होना उसकी फैमिली को आज तक यकीन नहीं हुआ कि यार ये रेडियो में कैसे कर। मेरे पापा आज भी उसे पूछे कि तुम करते क्या हो रेडियो में, तुम्हारा शो 12 बजे के बाद खत्म होता है, उसके बाद क्या करते हो। मेरे घर में शायद रेडियो कोई सुनता भी नहीं है। कार प्रैंक जो मैं करता हूँ वो शायद किसी ने देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा एक दब्बू सा इंसान जो घर पे बड़ा कम बोलता है, वो अचानक से बाहर आके इतना खुल जाए और बाहर से उसको इतना प्यार लोगों का मिले और आप लोग उसको इतना एंजॉय करो, तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना चीजें। और मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जब मुझे प्लेटफॉर्म के लिए बोला गया, तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत बोलूंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, स्पेशली यूथ को लेकर जो कई चीजें आज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत कुछ बोलूंगा, बहुत सारी चीजें मैंने तैयार बिल्कुल नहीं करी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, बोलना तो बड़ा आसान होता है, बोल लेंगे, रेडियो में है इतने सालों से, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बट उसके बाद पता चला कि मेरी वाइफ भी सामने बैठा दी गई है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने कहा कि अब अगर बोला जाए तो फिर कैसे बोला जाए, और मेरे ख्याल से जितने भी शादीशुदा यहाँ पर हैं वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारी बातें आपके साथ में शेयर कर सकूं, यहाँ पर बता सकूं। कानपुर से ही मैं बिलोंग करता हूं। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम में मैं जॉब करता हूं और आज से ये जर्नी शुरू हुई थी 13 साल पहले। लेकिन 13 साल पहले चीजें इतनी आसान नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलिंग की। जब स्कूलिंग में एक बड़ा नॉर्मल सा जो एक बच्चा होता है जो पीछे बैठता है, बड़ा चुप रहता है, टीचर ने कभी कुछ पूछ लिया तो बिल्कुल घबरा सा जाता है, मैं वैसा था। और इंग्लिश तो माशाल्लाह हमारी ऐसी थी कि अभी मैम मेरे से थोड़ी देर पहले, तो मैंने बाद में रियलाइज किया, मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा यार, इन्होंने तो इतना कुछ बोल दिया। तो मुझे याद है कि एक हमें टॉपिक दिया गया था, एक लीव एप्लीकेशन लिखने का। मैं काफी छोटा था उस टाइम, तो टीचर ने एक हमें एग्जाम्पल दिया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर और ऐसे ऐसे करके दिस दैट, और काइंडली ग्रांट मी लीव। तो इन्होंने मुझसे बोला कि अब आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो मैंने लिखा था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम माई सिस्टर्स मैरिज और एंड काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दिस इतने इतने दिनों के लिए। तो बाद में मुझे पता चला कि ये मेरे बस की चीज नहीं है। उसके बाद पढ़ाई किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी, और हम पंजाबी फैमिलीज में अगर लड़का पास हो जाए तो हमारे घर में माता की चौकी रखवा दी जाती है रात में, कि लड़का पास हो गया। तो हमारे लिए वही खुशी का पल होता है कि हम पास हो गए, चलो ठीक है। नंबर्स का कभी प्रेशर नहीं रहता है हमारे फैमिली में कि आपको इतने लाने, आपको ये करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। वो प्रेशर कभी टचवुड हमारी फैमिली में नहीं रहा। उनको बस ये रहता है कुछ तो कर लेगा, कुछ तो कर ही लेगा। और घर में सबसे छोटा होने की वजह से एक चीज और थी कि चलो किसी के साथ लग जाएगा, बड़े भाई के साथ लग जाएगा, या फैमिली रिलेशन में कोई ना कोई होगा उसके साथ लगा दिया जाएगा। बट मेरे जहन में शुरू से चल रहा था कि जो भी लोग कर रहे हैं या मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, जो फैमिली में लोग कर रहे हैं, वो तो नहीं करना यार, ना वो अपने बस का है। और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि इन्वेस्टमेंट तो मैं मांग ही नहीं सकता था अपने घर वालों से कि मुझे 5 लाख रुपए लगा दो या 10 लाख रुपए लगा दो, क्योंकि वो डर था कि कहीं अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, कहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इन चीजों के चलते एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि लाइफ में करेंगे क्या। तो इस जर्नी जो भी मेरी रही है उसमें चीजें जो मैं बताना चाहता हूं वो यही है कि अगर आप स्क्रिप्ट अपनी लाइफ की तैयार नहीं करोगे ना, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि हम 10th के बाद ये करेंगे, 12th के बाद ये करेंगे, हम कॉलेज के बाद ये करेंगे, हम इस फील्ड में जाएंगे। बट बहुत से लोग ऐसे हैं आज की डेट में जिनको कुछ नहीं मालूम होता है कि उनको क्या करना है। उन्हीं में से एक मैं आपके सामने एग्जांपल हूं यहाँ पर, जिसे कुछ नहीं मालूम था, जिसने जो बोल दिया वो कर दिया, जिसने कोई कोर्स बोला कि यार ये अच्छा ये ज्वाइन कर लो, वो कर लिया। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अचानक से एक स्टॉप आया स्कूल लाइफ में मेरी सामने, और वो ये था कि एक टीवी एडवर्टाइजमेंट आता था उस टाइम पे, जिसमें एक कोई टैबलेट आती थी, और उसमें ऐसा होता था कि वो एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा था कि अगर आप इसको खा रहे हो तो आपका माइंड बड़ा शार्प हो जाता है, आपको चीजें याद हो जाती हैं, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगता है। तो वो जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार ट्राई करके देखते हैं। और आई थिंक उस टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड में था, और वो टैबलेट थोड़ी कॉस्टली थी, शायद 150 रुपए का समथिंग का कुछ एक वो पत्ता आता था। तो हमें आदत थी उस टाइम पे, मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे ऐसे करते होंगे बट नहीं करना चाहिए। मैं घर से थोड़े पैसे चुराने की आदत थी मुझे। अब मेरी भी इसमें गलती नहीं है, अब आप रख ही देते हो तकिए के नीचे, है ना, गद्दा उठाया तो नीचे से 10 का नोट निकला, इधर से उठाया तो 20 के नोट निकला है। तो वो हरकतें थी कि जहां पे जो दिखा उठा लिया, खर्च कर दिया, बट ऐसी कोई गलत चीजें नहीं खरीदते थे हम लोग, ना कुछ करते थे।
हाँ, कुछ पतंग वतंग लेना, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट होता था वो। तो उसके बाद मैंने वो टैबलेट खरीदी, है ना। उसको खाने के बाद जब मैंने पढ़ाई करी तो जो थोड़ा बहुत याद होता था वो भी होना बंद हो गया। बट उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई क्योंकि इंट्रोवर्ट होने की वजह से ना बहुत बहुत बच्चों के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जो मेरे सामने भी आई थी। वो ये थी कि मैं घर पे बात बहुत कम करता था। इवन आज भी मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत कम। मेरे पापा को विश्वास भी नहीं कि मैं रेडियो में कैसे बोलता हूँ। मैं बहुत कम चीजें शेयर करता था। और एक दिन वो टैबलेट जो है मेरे बेड से पिताजी को मिल गई। अगले दिन मुझे बुलाया गया। तो बात ना होने की वजह से ना एक स्टोरी क्रिएट हो चुकी थी। यंग है, अभी छोटा है, उम्र का कच्चा है, घर से थोड़े बहुत पैसे चुराता है, और ये टैबलेट। तो आप समझ सकते हो कि एक स्टोरी ऑलरेडी मेरे उठने से पहले सुबह बन चुकी थी। मुझे बुलाया गया। सुबह मेरे पापा ने पूछा कि ये कब से कर रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कब से कर रहे हो मतलब क्या, मैं कब से कर रहा हूं। तो बोला ये नशा कब से कर रहे हो। देन अब दो तरह के सिचुएशन आपके सामने आती है। या तो आप सफाई दो, बट आप एक ऐसे इंसान के सामने हो जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो, आप पहले से दब्बू हो, आप बोलते बहुत कम हो। तो मैं एकदम चुपचाप बैठा रहा और कई सारे सवाल मेरे घर पे मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, बट मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम था मैंने नहीं किया। और जब आप कुछ करते हो उसकी सजा मिले तो ठीक है, बट आपने जब कुछ किया ना हो तब उसकी सजा मिले ना, तो बड़ा इंसान अंदर से भर जाता है। तो वो टाइम था, उस टाइम उसके बाद मेरा शायद हाई स्कूल था, और वो टाइम था। तो उस टाइम के बाद मैं और ज्यादा शांत हो गया। अब इसमें बहुत सारे लोग ये प्लान करते हैं कि यार अब लाइफ खत्म है, मैं कुछ कर लूंगा, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया है। और उसके बाद से मुझे नेल बाइटिंग की आदत पड़ गई बहुत ज्यादा, कि मैं अपनी बातें लोगों से कर नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो मैं कहीं पे भी गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, मैं चुपचाप नेल बाइटिंग शुरू कर दी बहुत ज्यादा। और एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना, ये जो मोहल्ले की आंटियां होती है ना, ये इन पे भरोसा मत करना कभी भी। तो उस टाइम पे जब ये घर की बात घर में थी, तो मेरी दादी की एक सहेली थी हमारी ब्लॉक की, उनका आना जाना घर पे होता था। उनकी जो बेटी थी वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। तो ये बात वहां तक पहुंची, वहां से मेरे स्कूल में पहुंची, और स्कूल में माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। अगले दिन एक ऐसा लड़का आया जो कि शायद नशे में था, जबकि कानपुर में होने के नाते मैंने शायद आज तक गुटखा भी नहीं खाया होगा। बट एक लड़के का ऐसा पर्सोना बन चुका था कि ऐसा ऐसा है, घर में ये चीज करता है, ये करता है। तो बड़ा ग्रुप बड़ा अलग सा हो गया था। उसके बाद फिर मेरी दोस्ती, मेरा ग्रुप बिल्कुल अलग बन गया। कॉलेज के जो लड़के हैं वो मुझसे दोस्ती करने लग गए। हमारा एक वो जो गैंग टाइप का कानपुर में होता है, वैसा उस टाइप का लड़कों के साथ हो गया कि हाँ चलो ठीक है, ये उम्र से पहले बड़ा हो गया टाइम। बट संस्कार अच्छे थे, घर वालों ने अच्छी चीजें सिखाई थी, तो गलत चीजों में नहीं पड़े। हालांकि माहौल पूरा चेंज हो गया था उस टाइम। फिर पढ़ाई से पूरा ध्यान हट चुका था। घूमना, क्रिकेट खेलना, ये सारी चीजें शुरू हो गई। उसके बाद फिर 12th पास आउट हुए। 12th पास आउट होने के बाद मैंने जॉब करना शुरू करी, और एक प्रेशर शुरू में था कि हमें खुद का पैसा कमाना है। जो मेरे ख्याल से जितने भी यंग हैं, अगर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप ज्यादा नहीं बोल सकते हो कि मुझे ये लगा दो या इतना ऐसे करके कोई बिजनेस मुझे स्टैंड अप करना है। तो उसके बाद जब मैंने शुरू किया अपना कुछ काम, तो 2500 रुपए मुझे इसी कानपुर शहर में मिलते थे जहां पे मैं जॉब करता था। मैं सिम बेचा करता था मोबाइल के, कैनोपीज लगाया करता था कानपुर की इन्हीं गलियों में। तो लोगों को लगता है कि यार बड़ा स्ट्रगल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस टाइम मेरा माहौल था, मेरा जॉब था, मेरा काम था, तो मुझे उसमें मजा आता था। रोज सुबह घर से निकलना, 10 साढ़े 10 बजे एक कैनोपी कहीं पर लगा के खड़े हो जाना, उस कैनोपी के आसपास से जितने लोग जा रहे हैं वहां से उनको बताना कि 0% फाइनेंस में आपको ये मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, टीवी मिलेगा। ये सब चीजें तो एटलीस्ट मुझे मजा आ रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि घर में मुझे आके चुप ही रहना है। तो ये सब चीजें करते रहे। उसके बाद एक दिन ये हुआ कि घर वालों को लगा कि ये सब काम कब तक करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको भेजा जाता है आपके रिश्तेदारों के पास, यार इसके पास चले जाओ, यहाँ पे काम मिल जाएगा, इसके पास चले जाओ, ये आपको सेटल कर देगा। बट मैं सही बताऊं, आपकी अपनी खुद की लड़ाई होती है, आपको खुद से लड़नी है। आपको अगर खुद पे विश्वास नहीं है ना, तो अगर आप किसी से काम मांगने जाओगे ना, तो काम भले ही आपको दे दे, बट आपका फ्यूचर वो तय नहीं कर सकता है। आपकी अपनी खुद की लड़ाई, आपको खुद से लड़नी पड़ेगी, आपको खुद से बनना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ, कई लोगों के पास में गया, कई लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, बट मेरा मन नहीं वहां पे लगता था। कई जगह पे भेजा गया। उसके बाद फिर ये लगा कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत से लड़कों के सामने प्रॉब्लम आती है कि ये कुछ नहीं कर सकता, शादी कैसे होगी, कमाते क्या हो, कितना करते हो। और किसी भी फैमिली के पास हम लोग जाते थे ना, तो वहां पे यही होता था कि ए मुंडा तो अड्डा की करता है। सबसे पहले नजर वही होती है जो कुछ नहीं कर रहा होता है। वही फैमिली में और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट नजर सबकी होती है कि ये क्या करता है। तो इन सब चीजों से निकल के फिर घर वालों को ये लगा कि इसको भेज दो आप सेवा के लिए। तो हमारे
सबकी फैमिली में कोई ना कोई गुरुजी होते हैं, तो मुझे पंजाब भेजा गया। पंजाब में एक जगह ब्यास, तो ब्यास जब मैं गया तो मुझे वहां पर एक रिश्तेदार के पास ही मैं गया था। वहां पे उन्होंने मुझसे बोला कि आप सिक्योरिटी की सेवा कर लो। तो सिक्योरिटी की सेवा में क्या था कि मुझे एक जगह पे खड़ा कर दिया गया। एक बहुत बहुत ठंडियों का दिन था। मुझे बोला गया कि आप इस पेड़ के पास खड़े रहो और यहीं पे आपकी ड्यूटी है। मैं रात भर वहां पे खड़ा रहा। 8 बजे से शायद मेरी ड्यूटी थी और सुबह 6 बजे तक मैं वहां पर था। ना बैठने के लिए कुछ, और बैठना तो वैसे भी नहीं था क्योंकि आप ड्यूटी पे। तो मैं रात भर वहां पे सोच रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात है शायद 2006 के अराउंड ये बात है। तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, लाइफ में क्या करना है, कुछ प्लान नहीं है। सब लोग आज मेरे साथ के जो लोग हैं वो बाहर चले गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस टाइम इतना ज्यादा प्रेशर था। उसके बाद सुबह एक पर्सन आते हैं, मुझे देखते हैं कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, पता नहीं कौन है, यंग सा एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया अपने पास। उन्होंने मुझसे बोला कि आप कहाँ से हो। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे वहां पे, और उस जगह पे जिस जगह मैं चौकी पे खड़ा था उस चौकी के इंचार्ज थे वो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपना पूरा सामान लेकर आइए और हमारे एक छोटा सा रूम है, आप वहां पे शिफ्ट हो जाइए और यहीं पे रहिए अभी आप जब तक यहाँ पर है। तो मुझे याद है कि मैं 1 हफ्ते के लिए गया था वहां पे सेवा करने के लिए, और 1 हफ्ते की जगह मैं वहां पे 2 महीने लगा के आया था। अच्छा, घर वालों को ये लग रहा था कि इसका माइंड फ्रेश हो रहा है, ये कुछ बेहतर करके आएगा, ये वापस जब आएगा तो कुछ बन चुका होगा। बट मैंने वहां पे सेवा बहुत करी, बट मुझे घर वाले बोलते थे कि जाके सत्संग सुनो। मैं बताऊं, मैं सत्संग के टाइम पे गायब हो जाता था। और सत्संग में मैंने सिर्फ 2 बातें सुनी। मैं 2 बार गया था, 2 बातें सुनी। एक, अपने उन्होंने बोला कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। मैंने कहा तो मुझे पता ही है, इसमें आपने नया क्या बताया। तो मैं अपना 2 घंटा सत्संग में क्यों दूं जब आप 2 घंटे में आप यही बता रहे हो कि आपको माँ बाप की आपकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको जो है घर वालों का रिस्पेक्ट करना है, सारी चीजें। फिर मैं एक बार और गया तो वहां पे एक चीज उन्होंने और बोली थी कि अपने काम को, अपने कर्म को कभी जो है उसमें 100% देने की कोशिश करना। मैंने कहा ये भी मुझे पता है। तो इसमें गुरुजी ने क्या बता दिया 2 घंटे में ऐसा नया, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी यहां पर लगाऊं। तो मैं यही करूंगा, मुझे सेवा में मजा आ रहा है। तो वो मैं चीजें करता रहा। उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद फिर फैमिली को लगा कि 2 महीने लगा के आया, इसका कुछ होगा नहीं, इसको सूरत भेज दो। अभी तक एक ऐसा लड़का है जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। उसके पीछे की कहानी जो है आपके सामने धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है यार ये तो आरजे है, तो बन गया, बहुत बोलता है बहुत। अभी तक इस लड़के ने कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ चुप था। और जो इसके साथ हो रहा है सब अनप्लान्ड है, वो सारी चीजें हो रही है। इसके बाद मुझे सूरत भेजा गया। सूरत में कपड़े का बिजनेस, हमारे एक फैमिली मेंबर है, उनका बहुत अच्छे लेवल पे कपड़े का बिजनेस है, कानपुर में ही रहते हैं वो। उन्होंने अपने जान पहचान वालों के पास वहां भेजा। वहां जिनके पास मैं गया, जिनके पास मैं बैठता था वहां पे, उनकी बातें जब मैं सुनता था ना तो लाखों करोड़ों रुपए की होती थी, जो मेरे सर के ऊपर से जाती थी। तो मुझे लगता था कि यार मुझे कहाँ भेज दिया इन्होंने, मतलब यहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें हो रही है, मैं बीच में बस बैठा सुन रहा हूँ। तो लाइफ में ना बहुत अच्छे लोगों का मिलना बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर एनर्जी है, बट सामने वाला जब तक पहचानेगा नहीं ना, जब तक आपको मौका नहीं देगा ना, वो जरूरी लोग, वो लोग आपको मिलना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि लाइफ में तुम्हें करना क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। तो बोले यहाँ पे आप किस लिए आए हो। तो मैंने बोला मौसा जी ने बोला तो मैं आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला देखो 2 तरह के लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं मेरे साथ, या तो आप लेबर बन जाओ। मैंने कहा मुझे बनना नहीं है। या तो आप इन्वेस्टमेंट करो। मैंने कहा वो मेरे पास है नहीं। तो बोले मुझे आपके घर पे जवाब देना है, आप सोच के मुझे बताओ कि आपको क्या करना है। मैंने कहा मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सूरत जाने से पहले मैं कानपुर में अपने शहर में, उस टाइम 2007 की बात है, यहाँ पर रेडियो प्राइवेट स्टेशन नए नए आए थे और मैं उसे बहुत ज्यादा सुनता था रेडियो, मतलब हमें बड़ा मजा आता था। उस टाइम पे कानपुर की लाइट भी बहुत जाती थी, बस जैसी लाइट गई हेडफोन्स लगाए कानों में और सुनना शुरू कर दिए। तो कई बार कुछ एक्टिविटीज होती थी तो उस एक्टिविटी में हम लोग जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप किसी रेडियो ने लगा दिया तो वहां पर पहुंच गए। तो सूरत में पैदल चलते चलते अचानक से मुझे एक रेडियो स्टेशन दिखाई दिया। और मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी यंगस्टर अगर इस बात को नोटिस करेंगे कि आप ना अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, अपना शहर छोड़ दो। 2 महीने के लिए या 2 दिन के लिए या 2 साल के लिए आप अपने शहर से निकल जाओगे ना, जो भी कंफर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है फैमिली से, या आपके पास बाइक है या आपके पास गाड़ी है, वो शहर में दूसरे शहरों में नहीं मिलेगा। आपको पैदल चलना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कोई वहां पे जानता नहीं, आप कहीं पर भी मुंह उठा के चले जाओगे। अपने शहर में हमें खुद का काम करने में थोड़ी सी शर्म आती है कि मैं क्यों जाऊं, यहाँ पे ये जानता है, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा। बाहर के शहरों में नहीं होता है। तो एटलीस्ट वो जाना बाहर मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब मैं वहां पर गया तो मैं मुंह उठा के सीधा रेडियो स्टेशन के अंदर घुस गया। मैं शायद कानपुर में होता तो नहीं कर पाता, मैं नहीं मांग पाता, मैं नहीं बोलता कि मुझे जॉब चाहिए, और मांगना गलत है।
बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स आज बोलते हैं कि हमें काम दे दीजिए, सबसे पहली गलती तो ये आप कर रहे हैं। भले ही कोई अगर आपको काम दे भी देगा ना, तो आपको अपना काम करने का मौका देगा, वो आपका काम नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे वहां पे, क्योंकि आपके कहने पर उसने काम दे दिया आपको, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि भाई मेरी जरूरत है तुम्हें, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए स्ट्रगल पीरियड अपना, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज उसका देखो कि उसने क्या किया, यहां तक अगर पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। तो मैं जब पहुंचा रेडियो स्टेशन में, मैं सीधा, मैंने कहा क्या होगा, भगा ही देगा ना आदमी ज्यादा और क्या करेगा। मैं चला गया अंदर, रिसेप्शन पे एक लड़का पतला दुबला सा, स्पाइक से ऐसे बनाए हुए बालों के, उस टाइम पे मेरे भी बाल थे ठीक ठाक, शादी की बात से नहीं है। तो मैं जब पहुंचा वहां पे, तो उस लड़के से मैंने जाते ही एकदम रिसेप्शन पे बोला, मैंने कहा कि मुझे आरजे बनना है। तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा, उसने बोला कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा कि कानपुर से आया हूँ। तो अब मुझे क्या मालूम कि वो भी खाली बैठे हैं सब। तो बोला कि अंदर से मैं अभी स्टाफ को बुला दे रहा हूँ, वो आपसे बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अंदर से स्टाफ आया, उन्होंने मुझसे बोला कि आप लिख लेते हो, मैंने बोला हाँ मैं लिख लेता हूँ। बोले आप कुछ लिखो और फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। ये सब पहली मीटिंग में ही हो रहा है, मतलब मैं बस घूमते हुए रोड पे ऐसे चलते हुए सामने देखा रेडियो स्टेशन में पहुंच गया। और इसके बाद वहां पे जाने के बाद जब उन्होंने मुझसे बोला कि कुछ लिख के दिखाओ, तो मैंने लिखा न्यूज़पेपर से एज इट इज उठा के लिख दिया वहां पे। इसलिए उन्होंने बोला कि इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ फन नहीं आ रहा। मैंने कहा फन तो पंजाबियों के खून में फन है, मैंने कहा डाल देते हैं इसमें फन। तो थोड़े बहुत मैंने पंचेस वगैरह डाल दिए। उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसको रिकॉर्डिंग के लिए लेके जाओ अंदर। मैं रिकॉर्डिंग के लिए अंदर गया। वहां पे स्टूडियो जब मैंने देखा ना अपनी लाइफ में पहली बार, तो मेरे को लगा यार ये क्या लाइफ है, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। और एक ऐसा इंट्रोवर्ट इंसान, शोर शराबे से दूर रहने वाला, बहुत कम बोलने वाला। मैंने कहा कितना बढ़िया सेटअप है, मैंने कहा मुझे यही करना है। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग हुई तो कुछ भी, मतलब माइक एक ऐसी चीज है, कैमरा एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों की हालत सामने आके थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो जब मैं आया तो मैंने जो सोचा था वैसा नहीं बोल पाया, बट मैं खुश था कि चलो मैं स्टूडियो तक पहुंचा अपनी पहली मीटिंग में। तो जब मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग वाले भाई साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कैसा था? तो उन्होंने बोला वो आपको सर बताएंगे कैसा था, आपको कॉल आ जाएगी। मैंने ठीक है। जब मैं वहां से बाहर निकला ना रिकॉर्डिंग के बाद, तो आधे घंटे पहले जो पूरब अंदर गया था और आधे घंटे बाद जो पूरब स्टूडियो से बाहर आया था ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और वो जमीन आसमान का फर्क इसलिए था क्योंकि एक इंट्रोवर्ट इंसान ने बोलने की हिम्मत करी थी कि मैं जाऊंगा, मैं इंटरव्यू दूंगा। हम लोग अक्सर चुप हो जाते हैं, नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते। मेरा सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट वही था कि मैंने हिम्मत करके बोली। और मैं शायद अगर कानपुर में होता तो ये स्टेप ना ले पाता। मतलब मैं क्यों जाऊंगा यार, उसने मना कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगा। बट वहां पे मैंने स्टेप लिया। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पास आया ना, मुझे मालूम था कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, क्यों होगा, ऐसी क्या खास बात है मुझे। बट इंटरव्यू देने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मैं वहां के 3 दिन के अंदर जितने भी रेडियो स्टेशन थे, मैं हर जगह पहुंच गया, हर जगह मुंह उठा के। सब पूछते थे एक्सपीरियंस, मैंने कहा हाँ सर एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है? अभी इंटरव्यू देके आए हैं, वही एक्सपीरियंस है। स्टूडियो गए थे रिकॉर्डिंग के लिए। जब ये सारी चीजें उनको बताई, फिर टाइम आता है कि कुछ अच्छे लोगों का मिलना। फिर एक इंसान मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा इंसान मुझे मिला, जिसने मुझे बारीकियां रेडियो की बताई। जॉब मेरी नहीं लगी थी, बट उसको मालूम था कि हर हफ्ते मुंह उठा के आ जाता है। उन्होंने मुझे लिखने के तरीके बताए। अगर आप लव शो करते हो तो आपके क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किन पे आप काम कर सकते हो। अगर आप क्राइम शो, क्रिमिनल शो कर रहे हो तो क्या कर सकते हो। अगर आप हिंदी गानों को लेकर कर रहे हो, तो उन्होंने बेसिक्स मुझे बताए। अब मैं एक ऐसा बंदा हो गया था जो दिन भर फैक्ट्री में बैठता था सूरत में, और इसके बाद शाम को रेडियो स्टेशन पे फाइल लेके पहुंच जाता था, सर आज मैंने ये लिखा है, इसमें बताइए कि क्या क्या करना है। तो ये जर्नी जब शुरू हुई तो उन्होंने मुझे उसी रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप का मौका दिया 1 हफ्ते के लिए, कि आपको 1 हफ्ते का इंटर्नशिप का मौका दे रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप हमारे यहाँ काम आके करो। अब उस इंटर्नशिप में ये था कि कोई भी पैसे नहीं मिलते थे, कोई आपके पास गाड़ी नहीं होती थी, आपको बस हर जगह जाना है, कहीं पे बाइट रिकॉर्ड करने के लिए जाना। मेरे को बहुत मजा आ रहा था, लाइफ बिल्कुल लग रहा था कि मजेदार है, बट पैसे बहुत जरूरी होते हैं, आप कब तक करोगे। और मेरे घर पे नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ। मैंने उन भैया से बस इतना बोला था कि भैया आप मुझे 15 से 20 दिन का टाइम दे दो, घर पे बस आप यही बोल देना कि फैक्ट्री आता है, फैक्ट्री से जाता है। तो मैं सुबह फैक्ट्री जाता था, कभी फैक्ट्री से जल्दी चले गए, कभी रेडियो स्टेशन चले गए। और इस 1 हफ्ते की जर्नी को उन्होंने कन्वर्ट करते 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 9 महीने की जो इंटर्नशिप है मेरी, वो मुझे मिली। उस 9 महीने के पूरे इंटर्नशिप के करियर में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत चीजें सीखी। आज बहुत से लोग हमारे जो इंटर्न्स हैं या जो भी जिनको भी मौका मिलता है, उनको बड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है आज की जनरेशन को कि हम पैदल क्यों जाएं, हम ऑटो में बैठ के क्यों जाएं। सर कंटेंट वही है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बाहर निकलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमें दिखती है हम वो आके रेडियो पे बोल देते हैं, हम वो माइक पे बोल देते हैं, वो कैमरा पे बोल देते हैं। आदमी रिलेट करता है, उसको मजा आता है।
बट आज का जो यूथ है उसको बहुत ज्यादा जल्दी है, पता नहीं किस बात की जल्दी है, बट बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें बनना है, बट वो तरीका नहीं पता कि कैसे बनना है। आप माइक के सामने एक बार भी आ जाओगे ना, अगर आपने कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या बोलोगे, आदमी क्यों सुनेगा? बस आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कि आपने एक पिक्चर क्लिक कर ली, हम स्टूडियो में थे, मजा आया, बट ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीजें उसके पीछे होती हैं। तो ये सारी चीजें जब 9 महीने की इंटर्नशिप मुझे मिली, तो इस 9 महीने के इंटर्नशिप में जो सबसे बड़ा मुझे आज भी जो इंसिडेंस याद है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहां पे ओबी जॉक था। ओबी जॉक होता है जो बाहर की चीजें रिकॉर्ड करके आरजेस को दे देता है कि हम ये रिकॉर्डिंग करके लाए, हम अपने शो में चला लीजिए। हमारा कोई नाम नहीं जानता, हमें कोई पहचानता नहीं, बस हमारा काम होता है हर जगह घूमना। तो एक बहुत बड़े कॉलेज में इवेंट था जहाँ पे सारे आरजेस को खड़ा किया एक एक करके, और वो सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मैं आरजे ये, मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, मैं आरजे ये, और मैं नीचे खड़ा हुआ फोटोज क्लिक कर रहा था। तो मेरे बॉस जिन्होंने मुझे पहली बार मौका दिया था, उन्होंने मुझसे आके बोला कि कैमरा छोड़ो और बाहर ऊपर जाके अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने कहा सर मैं ओबी जॉक हूँ सर, मैं आरजेस के बगल में। बोले नहीं, तुम जाओ और अपना इंट्रोडक्शन दो वहां पे जाके, और अपने नाम के आगे आरजे लगाना। मैंने कहा सर मैं ओबी करता हूँ। बोले नहीं, आप ऊपर जाओ और आरजे पूरब करके अपना इंट्रोडक्शन दो। वो लाइफ में मेरा सबसे पहला स्टेज का एक्सपीरियंस था, जब वहां के वेल सेटल्ड 10-10, 12-12 साल पुराने जो आरजेस हैं, उन 4 आरजेस के बीच में खड़ा होके कांपते हुए आवाज में माइक लेके मैंने बोला था कि हाय, आई एम आरजे पूरब और मैं इस चैनल से आपके बीच में हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो तालियां भले ही कम बजी हूं, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। उसके बाद मैं जब कानपुर वापस अपने शहर आया, एक तो कानपुर में सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लोगों में ये है कि कानपुर में रह के क्या करोगे, हर एक को दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है। तो मेरे सामने भी ये सवाल आया था कि यहाँ पे कितना क्या कर लोगे। तो मैंने कहा नहीं चलो ठीक है यार, फैमिली मेरी वहां पर है तो मैं उनके साथ रहूंगा, वहां पे जॉब करेंगे, सारी चीजें होगी, और मैं भी 1-1.5 साल में निकल जाऊंगा। मुझे कोई बहुत लॉन्ग पीरियड तक कानपुर में नहीं रहना है, मेरे भी दिमाग में ये है। तो मैं जब यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था, तो मैं आपको बताऊं कि जिस ब्रांड के साथ आज मैं पिछले 13 साल से यहाँ पर हूँ, रेड एफएम के साथ, वहां पे मुझे पहली मीटिंग करने के लिए मना कर दिया गया था। जब मैं रिसेप्शन पे आया, मैंने कहा कि इस आरजे ने मुझे बुलाया, और उस आरजे से मेरी बात भी हुई कि हाँ मिलेंगे, हाँ आना बिंदास, अपन लोग मीटिंग करेंगे, वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो गार्ड ने मुझसे बोला कि वो भी है नहीं। तो मैंने कहा उन्होंने तो मुझे बुलाया था 2 बजे। बोले नहीं अभी है नहीं, वो आपको शाम को मिलेंगे। मैं शाम को दोबारा आया, उस आरजे को मैंने अपने सामने से जाते हुए देखा, उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया। बोले वो अभी सर अभी मीटिंग में है, अभी मिलेंगे नहीं। और आज उसी ब्रांड के साथ उसी स्टूडियो में बैठ के मैं पिछले 13 सालों से शो कर रहा हूँ, जहां पे मुझे मना किया गया था। तो इसलिए क्योंकि कोशिश करी, अब मैं वहीं पे, मुझे पता चल गया कि यार मांगने से नहीं होगा। कब तक मांगोगे, क्या करोगे, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें जब तक खुद से नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो काम चलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्लीज मांगो मत यार। ये ऐसी फील्ड है कि आप जब माइक के सामने, आप कैमरा के सामने जब आते हो ना, तो कोई आपका जुगाड़, कोई आपका आप कहां से आए हो, किधर से आए हो, वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ देखेगा आपकी परफॉर्मेंस। उसके बाद ये हुआ कि जब 1-1.5 साल मैंने यहाँ पर जॉब की, तो मेरा प्लान था कि कानपुर से अब निकला जाए, बहुत हो गया कानपुर, अभी चलते हैं मेट्रो का प्लान बनाते हैं। बट 2 चीजें होती हैं सामने। फिर आपको जब आप थोड़ा बहुत कमाना शुरू करते हो, तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है। फिर आपको लगता है कि या तो आप अपना मकान छोड़ के, अपना घर छोड़ के अपना सपना पूरा कर लो, या फिर अपने घर वालों के साथ अपना सपना पूरा कर लो। बट जब घर वालों के साथ सपना पूरा करने की बात आती है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि कॉम्प्रोमाइजेस भी आएंगे सामने। जाहिर सी बात है, सबके सामने आते हैं, मेरे सामने भी आते हैं, आए थे। जब मेट्रो का मुझे मुंबई का ऑफर आया था, तो मुझे 1 या 1.5 महीना मुझे लग गया था उसको मना करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए कि यार कैसे मना करें। बॉम्बे सबके लिए ड्रीम होता है यार, बॉम्बे जाएंगे, मूवी फलाना ठिकाना, आपके सामने टीवी सीरियल्स होंगे, बहुत सारा काम होगा, 12 बजे के बाद भी आप काम कर रहे होगे। बट उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, फैमिली बड़ा जरूरी है, ये नहीं छोड़ सकते। तो उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं रहूंगा फैमिली के साथ, कानपुर में ही रहेंगे, यहीं से शो करेंगे, और जो चीजें वहां पर ऑलरेडी दिल्ली बॉम्बे में है, कोशिश करेंगे कि वो वाला कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करें, और वहां पे हमारी बातें हो, दिल्ली बॉम्बे के लोग हमारे बारे में चर्चा करें। तो ये जब प्लान करके यहाँ पे काम करना शुरू किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था। क्योंकि जब कोविड आया, सारी चीजें हुई, तो उन लोगों के मेरे पास फोन आए जो मुझे कहा करते थे कि चलो यार यहाँ क्या रखा है, दिल्ली बॉम्बे चलते हैं। उनके फोन आए कि आज हमारे घर पे कोई नहीं है, प्लीज किसी तरीके मैनेज कर लोगे क्या, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा इतनी पढ़ाई लिखाई और इतनी सारी नौकरी, इन सबका फायदा क्या, जब जिस फैमिली ने आपको ग्रो किया है कि आप एक तरीके से हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ रहोगे, हमारे बीच में रहोगे, आप हो ही नहीं उनके साथ, वो किसी और के सहारे बैठे हैं लेकिन खुश हैं, क्योंकि माँ बाप
हमेशा अपने बच्चे को देख के खुश होते हैं कि कहीं पे भी सेटल्ड हो। बट जितने भी यूथ या यंगस्टर इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यार साथ में ग्रो करोगे ना, थोड़ा सा कम मिलेगा, बट जो सुकून और जो मजा मिलेगा ना अपने लोगों के साथ, वो और कहीं नहीं है। आप ठीक है बाहर जाओगे, अच्छा कमाओगे। एक एग्जांपल एक छोटा सा और देता हूं। आज मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो भी वेल सेटेड है, लंदन में है, और उनके पिताजी को मैं अक्सर देखता हूं। वो अकेले यहाँ पर रहते हैं, फैमिली लंदन में सेटल्ड है। हम दोनों साथ ही में पढ़ते थे, और वो बहुत बहुत पढ़ाकू था वो। और कोविड के टाइम पे भी उनके पिताजी अकेले थे। अभी कुछ दिन पहले मुझे वो मिले तो उनके यहाँ पे नाक पे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल ये क्या हो गया आपको? बोले मैं गिर गया था रोड क्रॉस करते हुए। तो ये तो अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे उठा दिया। तो मैंने कहा इस टाइम पे जरूरत है भाई, आप कहीं पर भी हो, किधर भी हो, बट अगर आपकी फैमिली साथ है ना, तो इससे बड़ा कोई और, फैमिली के साथ ग्रो करोगे ना, तो एक अलग लेवल की खुशी होती है, एक अलग लेवल का मजा, एक अलग लेवल की सुकून मिलता है। और मैं बहुत खुश हूं कि आज जिस शहर में मैंने पढ़ाई करी, जिस शहर में आज मैंने काम किया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है कि जब मैं सिम बेचा करता था, बहुत सारे लोग मुझे मिलने के लिए मना करते थे कि अभी टाइम नहीं है। बहुत ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ओनर हैं जहाँ पे हम लोग जाते थे, कुछ ऐसी कॉर्पोरेट स्कीम वगैरह लेकर। आज जब वही लोग साथ में फोटोज क्लिक करते हैं, या साथ में कभी किसी इवेंट पे मिलते हैं, या अपने किसी इवेंट पे बुलाते हैं, तो रियलाइज होता है कि हाँ, हमने वो जो फैसला लिया था कि नहीं, मुझे अपना शहर जो है नहीं छोड़ना, मुझे यहीं रहना, वो कहीं ना कहीं सही था। टाइम ज्यादा लगा उसके लिए, जाहिर सी बात है लगेगा। जब आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जब वो सारी चीजें सामने आई तो लगा कि नहीं यार, आप आज के टाइम पे किसी भी जगह बैठ के, अगर आपके पास कंटेंट है, आपको पता है कि आपको इस चीज में मजा आ रहा है, वो आप शहर अब मैटर नहीं करते। बहुत पहले मैटर किया करते थे कि हमें वहां जाना है, हमें इधर जाना है, हम वहीं से काम कर पाएंगे। आज की डेट में आपके पास अगर कंटेंट क्रिएट करना आता है, आप कहीं पर भी बैठ के शो कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया आपको दिखा देगा कि आपने सही काम किया नहीं किया, वो आपको पब्लिक बता देगी। तो यूथ से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, एक थोड़ा सा टाइम लेके चलो, जो बन गया है उसको फॉलो मत करो, उसके पीछे का स्ट्रगल जो है वो भी एक बार आप देखो कि उसने क्या किया है। बहुत सारे लोग आज कहते हैं हमें भी बनना, हमें बनना, ये मत करो। बनना नहीं है, बनो। बनता हुआ मकान किसी को अच्छा नहीं लगता, जब वो मकान बन जाता है ना, तो सबको बड़ा पसंद आता है कि हाँ यार क्या कमाल का मकान बना है। बनते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ईंटें भी कम पड़ेंगे, कई बार कोई मना भी कर देगा कि हम उधार नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ मकान बनने का। तो ये सारी चीजें आएंगी, बट जब आप बन के खड़े हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो कमाल किया है। इसी के साथ आपका टाइम लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थी एक मेरी छोटी सी जर्नी रेडियो तक आने की, और एक वो इंट्रोवर्ट इंसान जो कभी बोलता नहीं था और आज इतना कुछ बोल रहा है, और उसकी रोजी रोटी यही बोलना हो गया है, जिसने कभी बोला नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।